अब बात करते हैं हम लोग इंटरफेरेंस की। इंटर इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस क्या है, पहले समझते हैं इसको। जैसे इंटरफेरेंस एक तरह का ऐसा है, जैसे आप सबने पहले भी पढ़ा होगा सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन हर समय आप लोग पढ़ते हो, ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ लिया है। सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज हमने चार्ज भी, कूलम्ब्स लॉ, इन सब में भी पढ़ा, फोर्स का सुपरपोजिशन, न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ा। सुपरपोजिशन जो होता है किस तरह से होता है, वेव का सुपरपोजिशन की हम पहले बात करें तो देखिए जैसे ये है, अब इसी पे कोई वेव ऐसे ओवरलैप हो गया, या इस तरह से ओवरलैप हो गया, या इस तरह से हो गया, इस तरह से एक तरह से ओवरलैपिंग। अब हम बात करेंगे कि कौन सा सुपरपोजिशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए वेव है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का भी सुपरपोज कर सकता है और सेम फ्रीक्वेंसी का भी सुपर इम्पोज हो सकता है, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो सेम फ्रीक्वेंसी वाले की। जैसे ये देखिए, ये ऐसा मिलने का मतलब हुआ कि ये सेम फ्रीक्वेंसी वाले हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो होना चाहिए एक यूनिट टाइम में एक जैसा होना चाहिए। ये क्या है, अलग फ्रीक्वेंसी वाला है। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इनकी इनकी और इनकी यहाँ पे। ठीक है, अब बात करना है यहाँ पे इंटरफेरेंस का, पहले डेफिनेशन ही समझते हैं, उसी से सब कुछ क्लियर होगा। When two light waves of same frequency and having zero or constant phase difference traveling in same direction and superposed to each other, then intensity get redistributed. Okay, and we get maximum at some point and minimum at some other point. This phenomena is called interference. अब इसे ठीक से समझिए, इंटरफेरेंस क्या है कि जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी का हो और उसकी जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो और वो ट्रैवल करे किधर, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करे, और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो क्या होगा कि जब वो सुपरपोज होगा यानी ओवरलैप होगा एक दूसरे के ऊपर, जैसा कि अभी मैंने डायग्राम से आपको बताया, तो क्या होगा कि कुछ स्पॉट बनेंगे स्क्रीन के ऊपर, और वो स्पॉट जो होगा कहीं पे लाइट होगा कहीं पे डार्क होगा, यानी कि कहीं पे ब्राइट होगा कहीं पे डार्क होगा, और इसमें इंटेंसिटी का फर्क आएगा, और कंजुगेटली ये बनता है एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, ऐसा बनता है। ठीक है, तो कंजुगेटिव हमें मिलता है, तो इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। ओके, तो इंटरफेरेंस के बारे में सबसे अच्छे से जो हमें साइंटिस्ट ने हमें समझाया वो हमें क्या थे, यंग्स, और इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSC आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या कहना था, इन्होंने कोहेरेंट सोर्स कहा, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी और जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यही है कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स। अब कोहेरेंट सोर्स बनता कैसे है इसकी बात करते हैं, जो कि YDSC एक्सपेरिमेंट में काम आएगा। तो YDSC एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक स्लिट लिया जिसे इन्होंने सोर्स स्लिट का नाम दिया। सोर्स स्लिट मतलब यहाँ पे एक नैरो बहुत ही गैप है जिससे लाइट को पास किया गया, तो क्या हुआ, ये वेव फ्रंट ऐसे फैलेगा, स्प्रेड होगा, और इन्होंने दो स्लिट और इधर बना दिया, S1 और S2, और इसी में ये लाइट फिर यहां से ऐसे होते यहाँ अब डबल ये दो बन गया। अब देखिए
ये आपस में ओवरलैप किया और इसी का नतीजा हुआ कि यहाँ पे हर जगह आपको स्क्रीन के ऊपर इमेज मिलना शुरू हो गया, स्पॉट बनना शुरू हो गया। इसी को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इसमें हुआ क्या कि ये जो सोर्स S1 और S2 है यही कोहेरेंट है। अब इसे कोहेरेंट क्यों कहा गया? कभी कभी बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या दो लाइट, अगर दो लेजर ले लो दो सेम कलर का, तो क्या वो सेम फ्रीक्वेंसी का होगा? देखिए, कभी भी टू जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि लाइट की जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ उसमें पार्टिकल्स होते हैं, सबकी अलग अलग इल्यूमिनेशन होती है, तो वो अप्रॉक्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक जैसा इक्वल कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। सो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। तो कोहेरेंट होने के लिए क्या है कंडीशन? एक ही पेरेंट का दो बच्चा, जैसे आप कहते हैं ना कि बच्चे का पेरेंट से डीएनए मैच करता है, तो वही है। यहां से जो सोर्स है इसका, ये समझ लीजिए कि ये दो चाइल्ड है, ये दोनों कोहेरेंट। ओके, तो ये कोहेरेंट, तो ये था वाईडीएसए एक्सपेरिमेंट। इसी के आधार पे अब हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी कैसे फाइंड होगा, सुपरपोजिशन के बाद आपका एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड होगा, इंटरफेरेंस कितने तरह के होते हैं, उसकी बात करें। y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फेज। यही दो वेव है जो आपस में सुपरपोज हो रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये ओमेगा ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसका, देखिए दोनों का इक्वल। और यहाँ देखिए फेज है, ये फेज दोनों में डिफरेंस है, तो ये हो सकता है, यानी कि कोहेरेंट के लिए हमने डिफाइन कर दिया दोनों की एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ठीक है, जो पहले भी हमने ग्राफ में आपको बता दिया था। अब ये जब सुपरपोज होगा तो क्या होता है? सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल आप जानते हैं, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका सम करते हैं, यही है सुपरपोजिशन। कि व्हेन टू और मोर देन टू waves superimposed to each other, then net displacement of the resultant wave is equal to the sum of individual displacement of all the waves, superposing waves कहते हैं। जितने भी वेव सुपरपोज होते हैं सबके डिस्प्लेसमेंट का सम रिजल्टेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो इनका देखिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यही डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसे हमें जोड़ना है। अब जोड़िए इसको, कितना आएगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, ये साइन ए साइन प्लस बी का फॉर्मूला में खोलिए इसको, कितना होगा? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब इनको भी ओपन कर दी, यहां से क्या आ गया? साइन ओमेगा टी जहां कॉमन कर लो, साइन ओमेगा टी कॉमन, ये हो गया, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। अब यह क्या करना है आपको, ये जो है इस पैरामीटर को पुट कीजिए, क्योंकि रिजल्टेंट वेव जो है हमारा साइन में ही आ जाना चाहिए प्रॉपर, चाहे फेज कुछ भी हो जाए, ओमेगा टी उसमें भी होना चाहिए। तो पुट, इसे हम साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पुट a1 प्लस a2
कॉस फाई इज इक्वल टू एक, चूंकि सुपरपोज जब होगा ये दो ऐसे है और आपस में जब ये सुपरपोज होगा तो रिजल्टेंट कुछ मान लीजिए कि ये बन गया, तो इन सब का तो एम्पलीट्यूड तो एक ही होगा, इसीलिए हमें ए कॉस थीटा ले लेते हैं और इनका फेज चेंज हो जाएगा और इनको A2 जो हमारा A2 साइन फाई है एंड A2 साइन फाई को ले लीजिए A साइन थीटा, एक थीटा हमने फेज नया डिफाइन कर दिया, तो इससे फाइनल जो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, इसको यहां रख दो, A साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे A कॉस ओमेगा टी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब A को हटाइए, साइन A कॉस B कॉस A साइन B, तो फाइनल फॉर्मूला A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो देखिए ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही रहा, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा और सिर्फ फेज चेंज हो गया, तो हमारा ये इक्वेशन आ जाता है A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी सुपरपोजिंग वेव जो रिजल्टेंट है हमारा सेम फ्रीक्वेंसी का आ गया। अब क्या होगा, हम इनकी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन यहाँ पे जो है आपका ये, इस पे बात करते हैं। तो यहाँ क्या है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसको अगर हमने ये जो हमने लिख रखा था यहाँ पे, इसे सपोज कर लीजिए आप, इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2, तो हम यहाँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो क्या होगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर इन इक्वल टू कितना है, A कॉस थीटा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा है A2 साइन फाई, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे और ये इसका स्क्वायर करेंगे, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनको ऐड करना है, ऐड करिए, इसमें A स्क्वायर कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इक्वल टू में इसका स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, यानी फाई है यहाँ ये, प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ A1 स्क्वायर होगा, और ये देखिए इसमें भी आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो A स्क्वायर बच जाएगा, A2 स्क्वायर, और यहाँ 2A1 A2 कॉस फाई, ये आपका मिल जाता है यहाँ तक एक्सप्रेशन A का। अब इंटेंसिटी की बात कर ले, इंटेंसिटी में क्या होता है, आप इंटेंसिटी जानते हो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड यानी कि ये I इज इक्वल टू के स्क्वायर, आप जानते हो एक जनरल फॉर्मूला जो होता है I इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो हम इसी को यहाँ यूज करेंगे, इस के से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं हम लोग, के, तो के को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई के, तो के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 रूट के A1 स्क्वायर
रूट के A2 स्क्वायर कॉस फाइव, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रूट के है, ये रूट के मिलके के हो जाएगा, और ये A1 का स्क्वायर अगर रूट हटाइएगा तो A1 ही बचेगा, तो A1 के इक्वल हो गया, A2 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये हो जाता है I, और ये हो जाएगा I1, और ये हो गया आपका I2, और यहाँ 2 रूट I1 I2 कॉस फाइव। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका ये आ गया। ठीक है, इन दो फॉर्मूलाज के बाद, जब ये दो फॉर्मूला हमें मिल गए, तो हम बात करेंगे अब कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव की। इंटरफेरेंस के टाइप्स, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव किसे कहते हैं? जब सुपरपोजिशन सेम फेज का हो, सुपरपोजिशन इन सेम फेज। कंस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ सुपरपोजिशन इन सेम फेज। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है सुपरपोजिशन इन अपोजिट फेज। ओके, ये दो सुपरपोजिशन हो गया। इसमें सिर्फ आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, इसमें आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा। ओके, क्योंकि देखिए जैसे ही अपोजिट फेज का सुपरपोज होगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, उसका इंटेंसिटी खत्म कर देगा, यानी कि जीरो कर देगा। तो अपोजिट फेज का जब सुपरपोजिशन होता है तो कुछ नहीं मिलता। अपोजिट फेज का सुपरपोजिशन मतलब ये है आपका अपोजिट फेज, तो इसमें कुछ नहीं मिलता। और ये है सेम फेज का, ये जैसे ये, तो इस सेम फेज में आपको इंटेंसिटी मिल जाती है। तो यह ब्राइट देता है, ये डार्क देता है। ओके, अब देखिए इनकी हम फेज और पाथ की बात कर लें कंस्ट्रक्टिव में। तो कंस्ट्रक्टिव में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको बता दें, ये हो रहा है सेम फेज, और हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाइव। सेम फेज जब होगा तो कॉस फाइव 1 होगा, यानी कि फाइव इज इक्वल टू होगा 0, क्योंकि 0 पे 1 होगा, 2 पाई 4 पाई एंड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2n पाई। ये 2n पाई के इसमें फेज होगा। और हम लोग जानते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और पाथ इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज। तो लैम्डा बाई, अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस लिखिए, नहीं तो सीधा पाथ और फेज लिखिए। तो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n पाई। देखिए 2 पाई कैंसिल, एन लैम्डा। तो आपका जो पाथ डिफरेंस आया एन लैम्डा हो गया किसमें, कंस्ट्रक्टिव में। ठीक है, जब भी हम ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे तो हम उसमें पाथ डिफरेंस एन लैम्डा लेंगे, ये आगे यूज करेंगे। ओके, जब हम फ्रिंज विड्थ फाइंड करेंगे। अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात कर लें,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या है, सुपरपोजिशन अपोजिट फेज का होता है। तो अपोजिट फेज के लिए क्या होगा, cos फाई हमारा -1, यानी कि फाई इज इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। क्योंकि अब आप देखिए 1 रखिए तो पाई, 2 रखिए तो 3 पाई, ऐसे। तो पाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो इसका जो पाथ डिफरेंस आ गया 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये डिस्ट्रक्टिव का हो गया। और डिस्ट्रक्टिव जो होता है हमारा, डिस्ट्रक्टिव में आपको डार्क फ्रिंज मिलता है, और ये पाथ डिफरेंस हम आगे यूज कर लेंगे कोहेरेंट।